जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम जिस भारत के महान साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, परंतु उनके जीवन का संपूर्ण सत्य या संपूर्ण जानकारी आपको नहीं होगी। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं कि किस प्रकार आर्यभट्ट ने एक गणितज्ञ के सूत्रपात किया और खगोल शास्त्र में भी उनका क्या योगदान रहा, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। आपको अवश्य इस वीडियो में ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। और उससे पहले मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इसी ग्रंथ में इन्होंने अपना जन्म स्थल कुसुमपुर बताया है और जन्म काल शक संवत 398 लिखा है। बिहार में वर्तमान पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था, लेकिन आर्यभट्ट का जो कुसुमपुर था वो दक्षिण में स्थित था। ये अब लगभग सिद्ध हो चुका है। बात की जाए आर्यभट्ट के जन्म की, यद्यपि आर्यभट्ट का जन्म के वर्ष का आर्यभट्ट में स्पष्ट उल्लेख है, परंतु उनके स्थान के बारे में विवाद है। कुछ मानते हैं कि वे नर्मदा और गोदावरी के मध्य स्थित क्षेत्र में पैदा हुए थे, जिसे अश्मक के रूप में जाना जाता है, और वे अश्माका की पहचान मध्य भारत से करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल है। उन दिनों कुसुमपुरा में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जहां जैनों का निर्णायक प्रभाव था, और आर्यभट्ट का काम इस प्रकार कुसुमपुरा पहुंच सका और उसे पसंद भी किया गया। हालांकि यह बात काफ़ी हद तक निश्चित है कि वे किसी न किसी समय कुसुमपुर उच्च शिक्षा के लिए गए थे और कुछ समय के लिए वहां रहे भी थे। भास्कर ने कुसुमपुरा की पहचान पाटलिपुत्र के रूप में की है। गुप्त साम्राज्य के अंतिम दिनों में वहां रहा करते थे। ये वह समय था जिसे भारत का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट अपने खगोलीय प्रणाली के संदर्भ के रूप में श्रीलंका का उपयोग करते थे। और दोस्तों, यहाँ पे श्रीलंका कोई देश का नाम ना होके ये भूमध्य रेखा की बात करते थे, यानी मध्य क्षेत्र, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, का उल्लेख करते थे। अब बात की जाए कि आर्यभट्ट ने कौन कौन सी कृतियाँ की हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यभट्ट द्वारा रचित 3 ग्रंथ हैं जिनकी जानकारी हमें उपलब्ध है। एक तो हो जाती है दशगीतिका आर्यभट्टीय और तीसरा है तंत्र। लेकिन जानकारों के अनुसार उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था जिसका नाम आर्य सिद्धांत था। इस समय उनके केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध हैं। उनके इस ग्रंथ का 7वें शतक में व्यापक उपयोग होता था, लेकिन इतना उपयोगी ग्रंथ लुप्त कैसे हो गया, इस विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। दोस्तों, उन्होंने आर्यभट्ट नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, और ये ग्रंथ आज भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसमें वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी एवं विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन दिया गया है। और गणित विषय की सिद्धांतों की बात की है, और 4 पृष्ठों के 75 श्लोकों में उन्होंने खगोल विज्ञान के सिद्धांतों के बारे में बताया है और उनके यंत्रों के बारे में भी बताया है। आर्यभट्ट ने अपने इस छोटे से ग्रंथ में से पूर्ववर्ती तथा पश्चिमवर्ती देशों के अपने तथा विदेश के सिद्धांत के लिए क्रांतिकारी अवधारणाएं उपस्थित की। और दोस्तों, जो उनका आर्यभट्ट ग्रंथ लिखा गया है उसमें गणित एवं खगोल विज्ञान दोनों का संग्रह मिलता है। और आर्यभट्ट के गणित भाग में अंकगणित, बीजगणित, सरल त्रिकोणमिति और खगोलीय त्रिकोणमिति शामिल है। तो आप देख सकते हैं उस टाइम उन्होंने अंकगणित, बीजगणित, सरल त्रिकोणमिति एवं खगोलीय त्रिकोणमिति का आविष्कार कर दिया था और उनका प्रयोग भी करते थे। और इसमें सतत विभिन्न द्विघात समीकरण, घात श्रृंखला का योग एवं ज्याओं। दोस्तों, यहाँ पे ज्याओं की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग साइन, कोस और टेन की बात करते हैं। उनकी तालिका भी उन्होंने उस टाइम बताई थी, परंतु वो तालिका अंकों में ना होकर शब्दों में थी, कि उस टाइम खगोलीय गणना के लिए कार्य करते थे, और उसकी जानकारी अब लुप्त हो चुकी है। और इसकी जानकारी हमें आर्यभट्ट ग्रंथ में ना मिलकर आर्यभट्ट के समकालीन बारहमीर के ग्रंथों से मिलती है। और इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी भी आर्यभट्ट गणना करते थे वो प्राचीन सूर्य सिद्धांत पर आधारित था, और प्राचीन ग्रंथ में जो सूर्य उदय की व्याख्या दी गई थी, आर्यभट्ट उसकी अपेक्षा मध्यरात्रि दिवस के ऊपर गणना करते थे। और इसमें अनेक खगोलीय उपकरणों का भी वर्णन किया गया है, जैसे कि इसमें नोमोन एक उपकरण का उपयोग किया गया है जो कि शंकु के आकार का होता है, और ये एक परछाई यंत्र है, यानी परछाई को नापने का यंत्र है, जिसे छाया यंत्र के नाम से भी जानते हैं। समता कोण मापी उपकरण है। अर्धवृत्ताकार एवं वृत्ताकार धनु यंत्र, चक्र यंत्र, एक बेलनाकार छड़ी यस्त्री यंत्र, एक छड़ आकार का उपकरण जिसे छत्र यंत्र कहा गया है, और कम से कम 2 प्रकार की जल घड़ियाँ जिसमें धनुष आकार एवं बेलनाकार आकार की घड़ियाँ पाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं उस टाइम इन्होंने घड़ी का भी आविष्कार कर दिया था। और एक इनका तीसरा ग्रंथ है जो कि अरबी अनुवाद के रूप में अस्तित्व में है, जिसे अरबी भाषा में अल नत्फ या अल नन्फ कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अबू रहमान अल बरूनी द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। अब बात की जाए आर्यभट्ट के मुख्य लेखों की, और जो आर्यभट्ट ग्रंथ, ये तो लोगों को पता है कि आर्यभट्ट ग्रंथ आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया था,
परंतु इसका नाम जो है वो आर्यभट्ट द्वारा ना देकर बाद के जो टिप्पणीकार हुए थे उनके द्वारा इसका नाम आर्यभट्ट दिया गया था। और जो उनके शिष्य भास्कर थे उन्होंने अपने ग्रंथ अश्मक यंत्र या अश्मका में इसका उल्लेख किया है। और इसे कभी कभी आर्य शत अष्ट कहा जाता है, क्योंकि आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है उसमें जो छंदों की संख्या है वो 108 है, इसलिए इसे आर्य शत अष्ट कहा जाता है। यहाँ पे शत का मतलब 100 और अष्ट का मतलब 8 है। दोस्तों जो आर्यभट्ट में जो 108 छंद है इनको इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। और पहला पार्ट जिसे गीतिक पाद कहा जाता है, इसमें इन्होंने जो समय की बड़ी इकाइयाँ होती हैं जिसे कल्प, मनवंतर या युग कहा जाता है उसका वर्णन किया गया है। और दूसरा गणित पाद जिसमें इन्होंने क्षेत्रमिति, गणित, सरल द्विघात, युगपद, अनिश्चित समीकरण का समावेश किया गया है और इसमें 33 छंद है। तीसरा जो इन्होंने पाठ था उसे काल क्रियापद कहा जाता है। अब काल का अर्थ मतलब समय होता है, तो इन्होंने समय का निर्धारण किया, इन्होंने उसको वर्ष और महीने में डिवाइड किया और 7 दिन का एक सप्ताह का भी वर्णन किया है। और इनका जो चौथा भाग था उसका नाम था गोलपाद, जिसमें 40 छंद है, जिसमें इन्होंने ज्यामिति, त्रिकोणमिति, पृथ्वी के आकार, दिन रात का कारण क्या है, क्षैतिज पे राशि चक्र संकेतों का वर्णन आदि के बारे में बताया है। और दोस्तों आर्यभट्ट का योगदान भारत के इतिहास में जिस गुप्त काल या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, उस समय भारत साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की गई। और जो विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान आर्यभट्ट का था। उस समय जो मगध में नालंदा विश्वविद्यालय था वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और देश विदेश से विद्यार्थी वहाँ पे ज्ञान अर्जन करने आते थे। और वहाँ खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग भी था और जिसका कार्यभार संपूर्ण आर्यभट्ट के द्वारा किया जाता था। और दोस्तों एक प्राचीन श्लोक में लिखा गया है कि जो आर्यभट्ट थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। और आर्यभट्ट के जो सिद्धांत थे, जो ज्योतिषी, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत और विश्व में तो पड़ा ही पड़ा है, लेकिन भारत के केरल राज्य पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और आज भी वहाँ पे जो ज्योतिष गणना की जाती है वो आर्यभट्ट के ग्रंथ के अनुसार की जाती है। और दोस्तों जो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसमें इन्होंने पाई का मान भी दिया है। और इन्होंने जो पाई का मान दिया है वो पूर्ववर्ती जो आर्किमिडीज थे उन्होंने जो पाई का मान दिया था उससे भी कई ज़्यादा इन्होंने सुनिश्चित पाई का मान निकाला है। सुनिश्चित यानी अधिक सटीक। उन्होंने लगभग दशमलव के बाद 4 अंकों तक जो पाई का मान निकाला वो सटीक वैल्यू निकाली। और उस टाइम बिना किसी उपकरण के इतना मान निकालना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने खगोल विज्ञान में सबसे बड़ी खोज ये की कि पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूमती है। और आपने अक्सर केपलर, कोपरनिकस के बारे में सुना होगा, परंतु आपने आर्यभट्ट के बारे में नहीं सुना होगा कि इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। और ये हमारे जो हिस्ट्री हमें भी नहीं पढ़ाया जाता कि आर्यभट्ट ने क्या क्या खोजें की। और दोस्तों जितने भी महान खोजें होती हैं, अगर हम हमारे प्राचीन ग्रंथ पढ़ें या प्राचीन जो लोगों ने जो पुस्तकें लिखी थी अगर उसको पढ़े तो उसमें इन सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है। परंतु हम लोग कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। हम हमारी शिक्षा को पश्चिमी देशों की शिक्षा से कंपेयर करते हैं और वहाँ की शिक्षा सीखना चाहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। और दोस्तों जो कोपरनिकस ने खोज की थी वो खोज आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले बता दी गई थी। और गोलपाद ग्रंथ में इसका वर्णन भी किया गया है। मैंने अभी आपको गोलपाद का बताया था, उसमें इसका वर्णन भी किया गया है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ बताया कि यदि कोई व्यक्ति नाव में बैठता है और वो धारा की दिशा में जाता है तो जो अचर वृक्ष, पाषाण यानी जो चल ना सकने वाले वृक्ष, पहाड़ और पर्वत होते हैं वो मनुष्य को उल्टी दिशा में जाते हुए प्रतीत होते हैं। इससे उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर स्थित जो नक्षत्र होते हैं, तारे होते हैं, वो भी उल्टी दिशा में घूमते दिखाई देते हैं। और इस प्रकार आर्यभट्ट ने सबसे पहले सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। और इन्होंने जो युग था उसको 4 युगों में बांटा। इन्होंने युग को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर एवं कलयुग में समान रूप में बांटा है। इन्होंने बताया कि एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 72 महायुग होते हैं। महायुग मतलब चतुर्युग होते हैं। और एक चतुर्युग में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है और उसमें युगों का वर्णन मिलता है। तो आर्यभट्ट ने भी युगों का वर्णन अपने रूप में किया है। उन्होंने चारों युगों को समान माना है। और दोस्तों यहाँ पे पाई के मान की बात की जाए तो आर्यभट्ट के अनुसार वृत्त की परिधि और व्यास का संबंध 62,832 अनुपात 20,000 ज्ञात होता है। अगर आप इसको काटेंगे तो आपको पाई की वैल्यू मिलेगी जो 4 अंकों तक, मतलब दशमलव के बाद 4 अंकों तक आपको सही मिलेगी, जो वैल्यू आएगी 3.1416। आप अभी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जो इनके ग्रंथ थे गणित के, इन्होंने कई सिद्धांत दिए थे, उसमें अंकों का प्रयोग ना करके इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। यानी उन्होंने संख्या का प्रयोग ना करके इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया अपने ग्रंथों में।
और दोस्तों यहाँ पे एक श्लोक के द्वारा पाई का जो मान है उसकी व्याख्या की गई है। इसमें लिखा गया है कि 100 में 4 जोड़ें और 8 से गुणा करें, फिर 62,000 जोड़ें। इस नियम से 20,000 परिधि के एक वृत्त का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे व्यास करने के लिए डेफिनेशन बताइए, और उन्होंने पाई के मान के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 62,000 अपॉन 20,000, और जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो 3.1416 4 अंकों तक सही वैल्यू मिलेगी। और अभी आप पाई का मान निकालेंगे यानी 22/7 करेंगे तो आपको भी यही मान सेम मिलेगा। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही बायोग्राफी और वीडियो जो हमारे देश के महान लोग हुए हैं उनके बारे में लेके आते रहूँगा। और दोस्तों बात की जाए क्षेत्रमिति एवं त्रिकोणमिति के बारे में। क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति में गणित पाठ 6 में आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति के क्षेत्रफल की इस प्रकार व्याख्या की है। इसमें इन्होंने बताया है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब के साथ भुजा के आधे के गुणनफल के परिणाम के बराबर होता है। और दोस्तों जो इन्होंने अपने काम में द्विज्या यानी साइन के विषय की चर्चा की है और उसके नाम दिए अर्धजया, इसका शाब्दिक अर्थ अर्धतंत्री। आसानी की वजह से लोगों ने इसको जया कहना शुरू कर दिया था। जब अरबी लेखकों द्वारा इसका संस्कृत से अरबी में अनुवाद किया गया तो उन्होंने इसे जीवा कहा, क्योंकि जो अरबी लोग होते थे वो स्वरों का उपयोग बहुत कम करते थे, इसलिए इसका और संक्षिप्त नाम जब हो गया। बाद में लेखकों को ये समझ में आया कि जब जीवा का ही संक्षिप्त रूप है तो उन्होंने वापस जीवा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जीवा का जो अर्थ होता है उसका मतलब खो या खाई होता है। और जब इन ग्रंथों का अरबी से लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया तो अरबी जीवा की जगह इन्होंने लैटिन समकक्ष साइनस को डाल दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ भी खोई या खाई होता है। और जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो इन्होंने साइनस को साइन बना दिया, जो कि हमारे आर्यभट्ट द्वारा द्विजया कहा गया था। दोस्तों इन्होंने एक अनिश्चित समीकरण भी दिया है, और परंतु आज हम जिसे डायोफेंटाइन समीकरण के रूप में जानते हैं। तो आर्यभट्ट ने यह अनिश्चित समीकरण तभी दे दिया था गुप्त काल के समय। यहाँ आर्यभट्ट ने भास्कर की व्याख्या से एक उदाहरण भी दिया है। वो उदाहरण के हम लोग देखते हैं। वह संख्या ज्ञात करो जिसे 8 से विभाजित करने पर शेष के रूप में 4 बचता है, या 9 से डिवाइड करने पर शेष के रूप में 4 बचता है, या 7 से डिवाइड करने पर शेष के रूप में 1 बचता है। अर्थात इन्होंने भागफल और शेषफल के बारे में बताया। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक समीकरण देख सकते हैं, n बराबर 8x + 5 बराबर है 9y + 4 के बराबर है 7z + 1 के। तो यहाँ पे अगर आप किसी संख्या को 8 से डिवाइड करते हैं और जो उसका भागफल आता है और जो उसका शेषफल आता है, यदि आप भागफल को पुनः 8 से गुणा कर दें और शेषफल को उसमें वापस जोड़ दें तो आपको वही संख्या मिल जाती है। जैसे कि उन्होंने इसके रूप में सबसे छोटी संख्या 85 बताई है। यदि आप 85 को 8 से भाग देंगे तो आपको भागफल के रूप में 10 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होगा। यदि आप भागफल को पुनः 8 में गुणा कर दें और उसको उसमें 5 जोड़ दें तो आपको वापस 85 मिल जाएगा। इसी तरह यदि आप 85 में 9 का भाग दें तो आपको भागफल के रूप में 9 और शेषफल के रूप में 4 प्राप्त होगा। यदि आप पुनः भागफल को 9 में गुणा कर दें यानी 9 का 9 में गुणा कर दें तो आपको 81 और उसमें 4 जोड़ दें तो आपको जो संख्या में आपने भाग दिया था 85 वो पुनः मिल जाएगा। इस तरह इन्होंने ये समीकरण बताया है। दोस्तों अब बात की जाए आर्यभट्ट के खगोल विज्ञान के बारे में। और जो आर्यभट्ट की जो खगोल विज्ञान की प्रणाली थी उसे औदायक प्रणाली कहा जाता था। और यहाँ पे श्रीलंका का उल्लेख भूमध्य रेखा से किया गया है। और इन्होंने कहा है कि भूमध्य रेखा पर उदय भोर होने से दिन की शुरुआत होती है। और आर्यभट्ट का मानना था कि जो पृथ्वी होती है अपनी धुरी पर घूमती परिक्रमा करती है। यह श्रीलंका के संदर्भ में एक कथन से ज्ञात होता है, जो तारों की गति का पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न आपेक्षिक गति के रूप में वर्णन करता है। आर्यभट्ट के जो गोलपाद 9 में जैसा कि नाव में बैठे आदमी आगे बढ़ते हुए स्थिर वस्तु को पीछे की दिशा में जाते देखता है, बिल्कुल उसी तरह श्रीलंका यानी भूमध्य रेखा पर लोगों द्वारा स्थिर तारों को ठीक पश्चिम में जाते हुए देखा जाता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और इसको इन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया है। और दोस्तों बात की जाए ग्रहण के बारे में, तो उन्होंने आज से लगभग 2000 वर्ष पहले ये भी बता दिया था कि चंद्रमा और जो ग्रह होते हैं उनका खुद का प्रकाश नहीं होता और वो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके परिवर्तन के द्वारा चमकते हैं। और उन्होंने जो चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था और राहु और केतु के बारे में जो हम सुनते हैं उन्होंने उसको विस्तार से बताया है। उन्होंने ग्रहणों को पृथ्वी द्वारा डाली जाने वाली और इस पर गिरने वाली छाया के संबंध में बताया,
जो कि आज से हजारों वर्ष पहले आर्यभट्ट द्वारा बता दिया गया था। और उन्होंने बताया कि इस प्रकार चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। और फिर ग्रहण के दौरान ग्रहण वाले भाग और आकार की गणना भी इन्होंने की कि कितने समय तक ग्रहण रहेगा और कितने समय बाद हट जाएगा। और उस टाइम इतना पता लगाना बिना किसी टेक्नोलॉजी के अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां भी थी जो कि बाद के साइंटिस्टों द्वारा इसको सुधारा गया। आप जानना चाहते हैं कि आर्यभट्ट कितने बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने आज से लगभग 2 से लेकर 2500 वर्ष पूर्व पृथ्वी की परिधि के बारे में बिल्कुल सटीक आकलन किया था। मात्र 0.2% की त्रुटि के साथ उन्होंने पृथ्वी की परिधि तक ज्ञात कर दी थी। और दोस्तों, जो आर्यभट्ट ने आज से लगभग 2000 वर्ष जो पृथ्वी की परिधि बताई थी, जो आज के साइंटिस्टों द्वारा पृथ्वी की परिधि बताई गई है, उससे मात्र 0.2% कम थी। अब कितनी इन्होंने बिल्कुल कम त्रुटि के साथ पृथ्वी की परिधि आज से लगभग 2000 वर्ष पहले बिल्कुल करेक्ट, हम लोग इसको करेक्ट ही कहेंगे क्योंकि 0.2% की बस कमी थी, के साथ उन्होंने बता दिया था बिना किसी उपकरण के। और इसी के साथ उन्होंने पृथ्वी की एक दिन की समय अवधि भी बताई थी। और उन्होंने जो समय अवधि बताई थी वो 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड थी, जो कि आधुनिक समय में जो पृथ्वी की एक दिन की समय अवधि बताई गई है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4.092 सेकेंड बताई गई है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने सिर्फ 0.सेकेंड की त्रुटि के साथ एक दिन की अवधि बता दी थी। और उन्होंने साल वर्ष की जो अवधि बताई थी वो उन्होंने 365 दिन 6 घंटे और 12 मिनट 30 सेकेंड के साथ बताई थी, जो कि आधुनिक समय की गणना के अनुसार 3 मिनट 20 सेकेंड की त्रुटि के साथ सही है। मात्र 3 मिनट और 20 सेकेंड की उन्होंने त्रुटि की थी, उसके साथ ये पूरी जो इनकी कैलकुलेशन थी वो उन्होंने सही बताई थी। और उन्होंने सूर्य केंद्रितता का सिद्धांत भी दिया था। उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी और अन्य ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जो कि कोपरनिकस ने उनके बताने के लगभग 1500 वर्ष बाद बताया था कि सूर्य केंद्र में हो और सारे ग्रह उनके चक्कर काटते हैं। और हमारे यहाँ पे ये कई वर्ष पहले आर्यभट्ट द्वारा बता दिया गया था। और आर्यभट्ट की इसी महानता को देखते हुए भारत द्वारा जो प्रथम उपग्रह भेजा गया था उसका नाम आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। और चंद्रमा पे जो अनेक गड्ढे पाए जाते हैं उनमें से एक गड्ढे का नाम आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है उनके सम्मान के स्वरूप। और जो खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए भारत में नैनीताल के निकट एक संस्था का नाम आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान रखा गया है आर्यभट्ट के सम्मान के रूप में। और वेसिलस आर्यभट्ट इसरो वैज्ञानिकों द्वारा 2009 में खोजी गई एक बैक्टीरिया की प्रजाति है जो उनके नाम पर ही रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आर्यभट्ट के नाम पर रखी गई हैं उनके सम्मान के रूप में। आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना हो सकता है वायरल कीजिए, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं कि आर्यभट्ट एक साइंटिस्ट थे, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने किन किन चीज़ों की खोज की या किन चीज़ों की हमारे देश में खोज हुई है। लेकिन उसका श्रेय हमारे देश के जो महान वैज्ञानिक होते हैं उनको नहीं दिया गया है। हमारे देश के जो पुराने वैज्ञानिक थे और पुराने महापुरुष थे उन्होंने कितनी खोजें की। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊँ, तो इस वीडियो को जितना से जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।